के कादीपुर गांव में रहने वाले हरपाल सिंह राणा पिछले कई दशकों से गरीब व असहाय लोगों की मदद करते आ रहे हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, जबकि उनका अपना कोई निजी व्यवसाय और कोई नौकरी भी नहीं है। फिर भी समाज के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु अपने पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति को ही कम करके यह कार्य कई दशकों से कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी सरकार व व्यक्ति की आर्थिक मदद के। इस कार्य में इनका पूरा परिवार हरपाल सिंह राणा की पूरी मदद करता है ताकि अपनी पूर्वजों द्वारा मिले संस्कार को वह समाज हित में अपना जीवन लगा सकें। आइए अब आपको मिलाते हैं इस सदी के महानायक, समाज सेवक व देश सेवक हरपाल सिंह राणा से। राणा जी, आपके परिवार की बात की जाए, समाज की बात की जाए या देश की बात की जाए, तो आपका नजरिया क्या है अपने परिवार को देखने का, समाज को और देश को? तो किस नजरिए के द्वारा आपको लगा कि भी आपको अपना क्षेत्र है वो समाज सेवा को चुने? हर व्यक्ति अपनी स्थिति परिस्थिति अनुसार, अपने हालात अनुसार, अपनी पिछली पृष्ठभूमि के अनुसार व्यक्ति काम करता है। जिस वक्त मैं 20 वर्ष का था, पढ़ता था, तो आदमी की एक सोच होती है कि मुझे क्या करना है। बहुत से व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार रोजगार में जाते हैं, बहुत से व्यक्ति नौकरी में जाते हैं, बहुत से व्यक्ति अपना व्यवसाय करते हैं। तो मैंने उस वक्त जो समाज सेवा का जो कार्य क्षेत्र चुना, यह इसलिए चुना कि मेरे पूर्वजों की जो कार्य प्रणाली थी पिछले 100 वर्ष, इससे भी अधिक की बात हम कर सकते हैं, उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किए, ऐतिहासिक कार्य किए, उनकी जो सोच थी उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनके द्वारा मुझे जो संपत्ति प्राप्त हुई वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए और मेरे बच्चों के लिए इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी की कोई कमी नहीं थी और अधिक की हमें आवश्यकता नहीं थी। ये अपनी संतुष्टि थी। जो मेरे परदाता थे चौधरी भीम सिंह जी, 1912 में एक 1857 की क्रांति के बाद पहली उनकी अध्यक्षता में बरौना गांव में एक पंचायत हुई, जिसमें उस वक्त की आवश्यकता के अनुसार 20-21 नियम बनाए गए, जिसमें एक विषय था दहेज नहीं लेना, दूसरा विषय था शराब का, नशे का, तीसरा विषय था सामाजिक का, शादी का। ऐसे 21 विषय प्रस्ताव पारित किए गए। वो मैंने भी पढ़े। मुझे लगा कि इन पर काम करने की आवश्यकता है। उसी वक्त से मैंने आज तक उन्हीं के पचनों पर चलते हुए कभी धूम्रपान नहीं किया, मदिरापान नहीं किया। और जो समाज में ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता, उन कार्यों से मैंने बचने का प्रयास किया और आज तक मैं बचा हुआ हूँ। यह मेरे पूर्वजों का जो कार्य थे, जो पूर्वजों की मेहनत थी, उसी का परिणाम है। राणा जी, जब आप सामाजिक क्षेत्र में आए तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आके खड़ी हो गई जिसको आपको लगा कि वाकई में समाज में काम करना इतना आसान नहीं, इतना आसान? कार्य में तो कोई भी कार्य करे, हर एक कार्य चुनौतीपूर्ण होता है, हर एक कार्य मुश्किल होता है, और व्यक्ति को, जो व्यक्ति खुद कार्य करता है वो सबसे मुश्किल लगता है। मुझे भी ये कार्य मुश्किल लगा, लेकिन इस कार्य को करने का जो मेरी सोच थी, जो जिसको सोच के मैं इसमें आया, वो ये थी कि इस कार्य में मेरे सामने प्रतिद्वंदी बहुत कम थे। प्रतिद्वंदी ना कह के हम कहें कि इस कार्य में कंपटीशन बहुत कम था, बिल्कुल सामाजिक कार्य में। अगर राजनीतिक में बात करें, मैं राजनीति में भी कुछ वक्त के लिए बीच में गया, लेकिन मैं ये सोच देख चुका था कि सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। आपका यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रतिद्वंदी नहीं है या आपके यहाँ पे कंपटीशन नहीं है जिसमें आपको लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है।
सिर्फ समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों की बहुत अधिक कमी है और जो चुनौती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चुनौती इस लिहाज से कि समाज में कार्य करने वाला व्यक्ति ना कभी रिश्वत लेता है, ना कभी देता है, ना कभी किसी की झूठ बोलता है, ना कभी झूठ सुनता है। जो बिल्कुल सच बात कहने वाला व्यक्ति हो वो समाज में हर एक व्यक्ति का एक तरह से दुश्मन होता है। मुंह पे कहने वाला, बिल्कुल सीधी सीधी बात करने वाला व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है। यही कारण था कि बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई, प्रशासनिक तौर पर भी आई, सामाजिक तौर पर भी आई, अभी भी आ रही हैं। कुछ व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करके, झूठा प्रचार करके अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी जो सच्चाई है वो समाज के सामने कुछ समय के बाद आ जाती है। ये बात उनकी समझ में कुछ समय के बाद आती है। मेरी समझ में ये पहले आ गई कि अपने मुंह से की गई बड़ाई या दूसरों से की गई बड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। और यही कारण है कि मैं आज भी जिस स्थिति में हूँ, परिस्थिति में हूँ, जिस जो काम कर रहा हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और राजनीति में जो मैं आया वो साहेब सिंह जी के साथ काम करने का जो समय अवधि थी वो बहुत अच्छी थी, उसके कारण से मैं आया। अनेकों विषयों पे साहेब सिंह जी के साथ काम किया, लेकिन राजनीति की जो स्थिति थी, राजनीति के जो हालात थे वो इतने ख़राब थे कि कोई भी गरीब आदमी, ज़रूरतमंद आदमी किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास जाता था तो वो ऐसे दुत्कारा जाता था, वो ऐसे उनकी पूछ नहीं होती थी, उनको सम्मान नहीं दिया जाता था। वो चुने हुए प्रतिनिधि जो घर घर जाके वोट मांगते हैं लेकिन जीतने के बाद 5 साल तक उनकी कोई सुनाई नहीं करते, तो मुझे बहुत दुख होता था कि ये जो जिन्होंने इसको चुना है वो इनका सेवक होना चाहिए, वो जबकि उनका मालिक बन जाता है। तो मुझे बहुत दुख होता था। इसी कारण से मुझे लगा कि राजनीति में मैं फिट नहीं हो सकता और जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिन छोटे छोटे कार्यों के, भले ही यहाँ पे छोटे छोटे कार्य होते हों, किसी व्यक्ति के एक दिन में 5 व्यक्तियों के होते हों, 10 के होते हों, चाहे 20 के होते हों, लेकिन उनके वो कार्य हैं जिनके लिए जिनको उनकी सख्त आवश्यकता है। इसलिए मैं समाज में काम करने की मैंने निर्णय लिया और समाज में कार्य करने से जिन 10-5 आदमियों का भी भला हो, दिन में 2 का भी हो, 1 का भी हो, तो मुझे संतुष्टि होती है। राणा जी, जिस प्रकार के कार्य आप समाज के लिए करते हैं, गरीब वर्ग आता है, मीडियम क्लास की कई बार आपके पास आता है, तो छोटे वर्ग का लोग है, उनके काम विचारों पे हो नहीं पाते, छोटे छोटे काम है, तो आपको लगता नहीं कि ऐसे सुझाव हैं आपके पास जो सरकारी तंत्र को, चाहे निगम में हो, चाहे विधायिका में हो, तो इससे सुधार हो सकता है, उनके काम बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें सबसे ज़रूरी ये है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। ये जिम्मेदारी जवाबदेही जो नियम कायदे कानून आज तक बने हुए हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि फलाने काम के लिए ये इतने समय की जिम्मेदारी है, इतने समय में करना होगा। दिल्ली सरकार के द्वारा भी ऐसा एक प्रावधान बनाया गया है, निश्चित की गई है समय अवधि, अगर उस समय अवधि में काम नहीं करेंगे तो आपको ये जुर्माना लगेगा। ऐसा कुछ 10-20 योजनाओं पर लगाया गया है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आज तक शायद ही किसी ने वो जुर्माना कोई ले पाया हो, क्योंकि वो जुर्माना लेने का जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा है, वो सिर्फ व्यक्तियों का बेवकूफ़ बनाने के लिए उसका वो कानून बनाया हुआ है। मेरा सुझाव ये है कि इस तरह के नियम बनाए जाएं। जैसे एक मेरा उदाहरण है, मैं पिछले लगभग 15 वर्षों से भी ज़्यादा समय से इस पर प्रयास कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति का, एक परिवार का एक खाता बना दिया जाए। इसमें समग्र आईडी एक मध्य प्रदेश में इस तरह की बन गई है जिसके पूरे परिवार का एक खाता बन जाता है। उसमें उस परिवार के सभी सदस्यों का नाम, पता, कितने पढ़े हुए हैं, उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति, आय प्रमाण पत्र, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। उससे व्यक्ति को कोई किसी प्रकार का फार्म भरने की जरूरत नहीं है। एक जीवन में व्यक्ति बच्चे का जन्म होते, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक एक व्यक्ति को 400 से 500 तक आवेदन करने पड़ते हैं। पहले आवेदन सत्यापित होते थे, अब सत्यापित की अनेकों योजनाओं में सत्यापित नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं। ख़त्म हो गए, हर एक में ख़त्म होना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर वो एक परिवार का एक खाता बन जाए, सभी जानकारी उसी में हो, कोई भी आवेदन व्यक्ति करना हो तो वो अपना आधार
वो अपना नंबर बताए, उसको यूनिक नंबर भी कह सकते हैं, एक परिवार का एक खाता नंबर भी कह सकते हैं, वो नंबर बताए, उसमें उसकी पूरी डिटेल हो, सभी तरह के कंप्यूटराइज हों। इस तरह की योजना बहुत पहले आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन कोरोना के दौरान बहुत सी ऐसी योजनाएं अभी आ रही हैं। ऑनलाइन की ऐसी योजना है कि उससे बहुत ही व्यक्तियों का फ़ायदा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह का एक खाता बने जो सरकार के, भारत सरकार के विचाराधीन है, जो राज्य सरकारों के भी विचाराधीन है। मैंने इसमें बहुत से पत्राचार किया है और बहुत से व्यक्तियों ने, राज्यों ने ये भी कहा कि आपका सुझाव जो है वो सराहनीय है, लेकिन उसको मध्य प्रदेश ने माना भी है और लागू भी कर दिया है। मध्य प्रदेश में जो उसका योजना का नाम है वो समग्र आईडी के नाम से है। राणा जी, जब भी कोई सोशल एक्टिविटी करते हैं, समाज के कार्य आप करते हैं, तो क्या क्या शिकायतें रहती हैं? देखिए, शिकायतें दो तरह की हैं। एक तो जो व्यक्ति आते हैं उनकी क्या क्या शिकायतें हैं। जो उनकी शिकायतें होती हैं कि कोई भी योजना अगर बनाई जाती है तो वो अधिकतर योजनाएं गरीब आदमी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, लेकिन वो योजनाएं गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती। उनका जो उपयोग है वो आम तौर से ऐसे व्यक्ति अधिक करते हैं जिनको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं उदाहरण की बात करूं कि गरीबी रेखा का राशन कार्ड जो बनता है पूरे देश में और दिल्ली में, उसकी 1 लाख रुपए की आमदनी है, 1 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली में 70% राशन कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिनकी आमदनी 1 लाख से ज़्यादा है, और 20% ऐसे व्यक्ति बचे हुए हैं जिनकी वास्तव में 1 लाख से कम आमदनी है और उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो राशन कार्ड की, पेंशन की, कोई बिजली की समस्याएं हैं, प्रमाण पत्र अनेक प्रकार के बनते हैं। अगर एक खाते का, एक व्यक्ति का एक खाता बन जाए तो वो उसका इतना आसान हो जाएगा, किसी प्रकार से उसको कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिर्फ फ़ोन पे अपना नंबर बताया, फ़ोन पे फार्म भर दिया और फ़ोन पे बन के आ गया। तो और जहाँ तक मुझे जो परेशानी आ रही हैं वो तो बड़ी परेशानी है। आज सरकार को, अधिकारियों को दलाल चाहिए जो पब्लिक से पैसा लें, जनता से पैसा लें और अधिकारियों को पैसा दे और अपना काम करवाए। हम ना जनता से पैसा लेते हैं, ना अधिकारियों को पैसा देते हैं। हम एक तरह का बीच का माध्यम है जनता के और अधिकारियों के, लेकिन वो अपना प्रतिद्वंदी समझती है हमें कि हम उसके प्रतिद्वंदी हैं, हम उसकी कमी निकालते हैं। जब वो कोई काम नहीं करेगा तो हम उसकी कमी भी निकालेंगे। इसीलिए वो हमें अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और अनेकों प्रकार से परेशान किया जाता है। इसकी चर्चा शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अनेकों प्रकार से परेशान किया जाता है। समाज को और परिवार को किस तरह दोनों चीज़ों को आप लेके चलते हो ताकि दोनों में बैलेंस बना रहे? किस प्रकार तालमेल बिठाते हो आप? देखिए, मैं सुबह लगभग 5 बजे उठता हूँ। 5 से 7 बजे तक घास में, पेड़ पौधों में पानी वानी देना, कुछ प्राणायाम करना, वर्जिश करना, घूमना, और जो पक्षी यहाँ पर आते हैं उनको दाना पानी डालना। ये 5 से 7 बजे तक का मेरा लगभग हर रोज़ का नियमित है। 7 से 8 बजे के बीच में कुछ बच्चों से विचार विमर्श करना, इकट्ठा बैठना, और 8 बजे से 10 बजे तक मैं पिछले दिन के जो कार्य हैं, वो जो अधूरे कार्य हैं उन पर और उस दिन के कार्यों पर कार्य करना, विचार करना, कुछ नए सूचना आवेदन लगाना, कुछ शिकायत बनाना। 10 बजे से यहाँ पे कार्यालय शुरू हो जाता है। लगभग हर रोज़ ही 10-5 व्यक्ति किसी न किसी काम के लिए आते हैं और अपने यहाँ पे जो 4-5 सहयोगी हैं वो 10 बजे आ जाते हैं, और 10 बजे से 1 बजे तक पूर्ण रूप से, जिस दिन घर पे हों, कार्यालय पे लगाया जाता है। ऐसे विषयों पर, ऐसी समस्याओं पर विचार करके उन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है जो सबसे आवश्यक हों, व्यक्तियों के फायदे की हों। 1 बजे जैसे ही खाने का समय होता है, 1 से 2 बजे तक आमतौर से खाना खाया जाता है, थोड़ी देर दिन में आराम किया जाता है। 2 बजे से फिर कार्यालय शुरू होता है जो शाम को 6 बजे तक लगातार चलता है। इस बीच में बच्चों से भी कई बार बात होती है, कई बार कोई विषय हो उस पर चर्चा हो सकती है, होती है।
और 6 बजे के बाद फिर परिवार के साथ समय व्यतीत किया जाता है। घूमने जाना है, खेत में जाना है या छत पे बैठना है। तो 8-9 बजे तक ये कार्य चलता है। मैं खाना कोशिश ये करता हूँ कि शाम होने से पहले तो अब नहीं खाया जाता, पहले तो खाया करते थे। अब ज़्यादा बच्चों की इच्छा अनुसार कार्य होते हैं घर के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 7 बजे तक खाना खा लिया जाए। और उसके बाद फिर बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ चर्चा करना, विषय जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा करना, बच्चों के साथ एक दूसरे से अपनी बात साझा करना। और मैं 10 बजे के आसपास सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने सामाजिक दायित्व भी निभाता हूँ और परिवार के दायित्व भी निभाता हूँ। हालांकि सामाजिक कार्यों के बीच में कई बार बहुत से ऐसे पारिवारिक कार्य हैं या व्यक्तिगत कार्य हैं जो छूट जाते हैं, जिनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी मैं एक उदाहरण मैं बताऊंगा। जैसे मेरा अभी जनवरी में पित्त की थैली निकली थी, ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद एक छल्ला, एक स्टंट जो 1 से 2 महीने के बाद निकलवाना था, मैं अस्पताल में चेकअप करने के लिए नहीं गया, जिस कारण से वो छल्ला जाम हो गया, अंदर रुक गया। और मुझे अभी 10 दिन 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर अस्पताल में गया तो उन्होंने बताया कि जो 2 महीने के अंदर आपने ये छल्ला निकलवाना था और आपको 5 महीने हो गए, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। उसमें पेट में भी काफ़ी नुकसान हुआ। परिवार के लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि भाई हर महीने जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं कि हर महीने आपको आना था। लेकिन ये लापरवाही थी, बड़ी लापरवाही थी। ये समाज के कारण भी हुआ और कुछ मेरी लापरवाही भी रही। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं, अनेकों कार्य हैं। मेरे दांत में 6 महीने से दर्द हो रहा है। 2-3 महीने पहले मैंने उसको निकलवा भी दिया, अब वो दोबारा लगवाना है। 2-3 महीने हो गए वो लगवा नहीं पा रहा हूँ। तो ये कार्य प्रभावित होते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने लिए तो सभी जीते हैं, असली जीना तो उसका है जो औरों के लिए जिए। सामाजिक कार्य करने के लिए आपको कुछ स्टाफ रखा हुआ है, ऑफिस भी आपने बनाया हुआ है, फाइलें वगैरह भी आप रखते हो, बिजली है, कंप्यूटर है, सारा सिस्टम आपने रखा हुआ है। जैसे एक ऑफिस का कार्य होता है, ऑफिस में कार्य होता है, तो ये सारा सेटअप जो आपने बिठाया हुआ, तो इसको कैसे संचालन करते हैं, किस माध्यम क्या है आपका क्या चलाने का? देखिए, मूलतः कृषक हूँ, किसान हूँ, और सीधा सीधा कहूँ कि जो पूर्वजों से संपत्ति मिली है मुझे, उसी को मैं कम करके ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई व्यापार नहीं किया। 20 वर्ष पहले मैं खेती करता था, 20 वर्ष से खेती भी नहीं की है। खेती से जो उगाई बटाई आती है उससे घर का गुजारा चलता है। और जो ये कार्यालय चलता है इसमें 4-5 जो अपने सहयोगी हैं, इनकी सहयोग राशि और कार्यालयों का जो दूसरा खर्च है, वो सभी पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति को ही मैं कम कर रहा हूँ। उसी के ये सारे कार्य चलते हैं। राणा जी, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको लेके लोग आपके कार्यालय में आते हैं, वो आप उस कार्य करने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं, तब क्या सिचुएशन रहती है, क्या स्थिति रहती है? मेरे जीवन की डिक्शनरी में नामुमकिन कोई शब्द नहीं है। ऐसे अनेकों कार्य जो असंभव लगते थे, करने का प्रयास किया, वह संभव हुए। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे समस्याएं आती हैं, ऐसे कार्य आते हैं, लेकिन आदमी व्यक्ति का हौसला और हिम्मत अगर उसमें हो तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो ना किया जा सके। मैं असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें बात है कि पिछले 30 वर्षों में किसी रूप में, किसी प्रकार से, ना किसी सरकार से, ना किसी व्यक्ति से कभी भी कोई किसी भी रूप में कोई आर्थिक सहयोग, सहायता नहीं ली है। सामाजिक क्षेत्र में रहकर आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, कोई ऐसा काम जो आपके जहन में हो, जो आप बताना चाहते हो? देखिए, अनेकों ऐसे काम बताए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम प्रशासनिक तौर पे बात करें तो मैं वर्ष 2007 में जेल में गया। जेल के जो अधिकारियों की जो कार्य समयावधि होती थी
वो कार्य समय अवधि 16-16 घंटे तक ली जाती थी। सुबह 5 बजे अधिकारी जेल खोलता था और वो रात के 8 बजे तक तो नियमित रूप से रहता था। उसके अलग भी अगर कोई कैदी दिल्ली से बाहर गया है, जब तक वापस नहीं आता था तो वो जेल से बाहर नहीं जा सकता था वो अधिकारी। तो कई वर्ष प्रयास करने के बाद 2012 में ये नियम बनवाया गया कि हर अधिकारी को 8 घंटे की ड्यूटी निश्चित करवाई गई और 1 दिन की उसमें उनको छुट्टी मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा हम शहीदों की बात करें तो महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा नांगलोई में कई वर्षों से टूटी हुई थी। कई वर्ष प्रयास करने के बाद बहुत से साथियों के द्वारा प्रयास किया गया। वो प्रतिमा वर्ष 2018 में या 19 में नहीं लगवाई गई। वहाँ पे जो भी व्यक्ति आए कार्यक्रम में, अनेक कुछ केंद्रीय मंत्री भी आए, तो उन्होंने भी कहा और वो कि हम ये प्रतिमा बहुत दिन से देख रहे थे कि टूटी हुई है। हम सोचे थे कोई व्यक्ति आएगा तो इसको ठीक कराएगा, तो वो उसमें ठीक कराने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। इसी प्रकार से वहीं पे नांगलोई मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो स्टेशन का नाम सूरजमल मेट्रो स्टेशन रखा हुआ था, जबकि सूरजमल जी का पूरा नाम महाराजा सूरजमल है। तो उस स्टेडियम के आगे महाराजा लगवाया। उसके आदेश 2010 में हो गए थे, वो काम 2017 या 18 में हुआ। आप देश विदेश की बहुत सारी यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान जो कमियां किसी क्षेत्र में लगती हैं या किसी समाज में लगती हैं आपको, तो आप उसको दूर करने की चेष्टा करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, जिस उद्देश्य के लिए यात्रा पे जाया जाता है उसकी दिनचर्या या उसका समय तय होता है। आमतौर से वो 10 बजे से 5 बजे तक होता है। मैं उस समय का, उसके अलावा जो समय बचता है उसका उपयोग करने का प्रयास करता हूँ। मैं एक किसानों की मीटिंग में नेपाल गया, तो वहाँ पर जो समय मेरे पास बचता था वो मैं वहाँ के जो गांव थे, वहाँ के जो रहन सहन था, उनको देखा और बहुत सी चीज़ें वहाँ से समझी। मैं भाषा के लिए मॉरिशस गया। वहाँ 4-5 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन हम 15 दिन वहाँ रुके, पूरे परिवार के साथ गया। तो मैंने वहाँ का रहन सहन देखा, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो देखी, वहाँ का जो प्रशासनिक तरीका था वो देखा। उसको मैंने कोशिश किया कि अपने देश में कैसे लागू किया जा सकता है। उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि मॉरिशस में ये कैमरे लगे होते थे। रोड के ऊपर पुलिस कहीं खड़ी नहीं होती थी और कोई भी कार्य, अधिकतर कार्य कैमरों के माध्यम से। मॉरिशस में कोई भी चालान व्यक्तियों के, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा नहीं काटा जाता था। सब अधिकतर तरह जगह पे कैमरे लगे हुए थे। वो प्रयास मैंने वहाँ से देखा और उसका यहाँ प्रयास किया। आज दिल्ली में ये मेरे पत्र लिखने के बाद दिल्ली में कैमरे लगने आरंभ हुए हैं और आज मेरे ख्याल से दिल्ली के 200 कुछ जगहों पर कैमरे लग चुके हैं रोडों पर। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। इससे सीधा सीधा आदमी किसी प्रकार का कोई जो स्पीड बढ़ाता है, रेड लाइट जंप करता है, कूदता है, पार करता है, तो वो सीधा सीधा कंप्यूटर में आ जाता है। तो ये मैंने वहाँ से सीखा। वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, कुछ हिंदुस्तान के, भारत के लोग भी वहाँ गए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, उनसे प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि हम अधिकतर कार्य ऑनलाइन करते हैं। किसी भी प्रकार का फार्म हम व्यक्तियों से नहीं लेते हैं, सब कंप्यूटर के माध्यम से लेते हैं। मैं इसका प्रयास बहुत दिन पहले से ही कर रहा था, तो इसका भी यहाँ पे लिखा गया, इसका प्रयास किया गया और वो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान बहुत अच्छी तरीके से और अनेकों प्रकार से लागू किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ देश की, जब मैं देश कहीं जाता हूँ तो एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार मैं जयपुर गया एक मीटिंग में। मीटिंग का समय तय था 10 से 5 या 6। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सुबह 4 और 5 बजे के बीच 1 घंटा और पहले उठ के उस क्षेत्र के आसपास, चाहे पैदल, चाहे रिक्शा करके, चाहे गाड़ी से, किसी भी व्यवस्था से उस क्षेत्र का मैं दौरा करता हूँ और कोई ना कोई ऐसी समस्या ढूंढता हूँ जिसका उसका समाधान किया जा सके। एशिया की सबसे बड़ी जयपुर में मंडी है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस मंडी में जो किसानों के लिए स्थान तय किया गया है, मंडी में जो फड़ होती है उसको फड़ बोलते हैं, कि आलू की फड़ है, एक तरफ आड़ती बैठते हैं, एक तरफ किसान अपना माल स्वयं बेच सकते हैं। ऐसे ही हर एक सब्जी की जो अलग अलग जगह तय है उस पे होता है। पूरी मंडी में लगभग 300 जगह पर जो किसानों की जगह थी, जो आड़तियों ने अपने कब्जे में ले रखी थी, 300 की बात कर रहा हूँ मैं,
सरकार उनको 187 मानती है, जो कि कह रहे थे कब्जे में इतने ही थे, लेकिन 187 माना सरकार ने और उनमें से अधिकतर कब्जे हटा दिए हैं। 4 साल मुझे लगे उन कब्जों को हटवाने में, कि जो आढ़तियों ने अपनी दुकान के सामने किसानों की जो जगह थी उसको कब्जा कर रखा था, अब वो हटा दी गई। 17 या 27 कब्जे अभी और बचे हैं। 1 साल पहले, 6 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, तो वो हटवाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हिमाचल की एक जगह थी, मैं एक मीटिंग में गया, उस पे जो बस अड्डा था, उस बस अड्डे पे जहाँ यात्रियों को बैठने की जगह थी, उस पूरी दुकानों पे उन पूरी जगह पे दुकान खोली हुई थी। व्यक्तियों ने अपने फल, सब्जी, कुलचे, भटूरे और दूसरे सामान बेच रहे थे। मैंने उसको वहीं से प्रयास किया और वो अधिकतर, मेरे पास रिपोर्ट आ गई थी कि अधिकतर जगह से हटा दिए गए हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैंने प्रयास किया, पता किया, तो उस वक्त हट गए थे, लेकिन शायद वो फिर दोबारा से लग गए हैं, मुझे किसी ने ऐसा बताया। इसी प्रकार से एक बार लखनऊ में मैं गया, तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर शायद एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है लखनऊ का, उसमें जो व्यक्तियों के घूमने की जगह थी, उस पार्क में कोई भी सुविधा नाम की चीज़ नहीं थी। मैंने पता किया, उसी वक्त में उसी जहाज में मेरे साथ उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे थे, तो उनसे चर्चा हुई और बाद में भी प्रयास किया गया। कुछ सुविधाएं वहाँ पर, जैसे कोई पानी के फव्वारे थे वो चलने लगे, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई वहाँ पर। मैं उन व्यक्तियों से वहीं से प्रयास करवाता हूँ और उन व्यक्तियों से संपर्क रखता हूँ जो उस वक्त मुझे मिलते हैं, और बाद में उन्हीं के संपर्क के माध्यम से वो प्रयास करता हूँ। यहाँ से भी मैं चिट्ठी पत्री लिखता हूँ, तो वहाँ से जो फीडबैक मिलता है, जो कार्य की जो प्रगति की जानकारी मिलती है, तो वहाँ पर भी शुरू हुआ, पीने का पानी हुआ, वहाँ पे सफाई होने लगी, वहाँ पे गंदगी नहीं फैलती। तो वहाँ पर उस वक्त उस पार्क में 200 आदमी शायद कार्यरत थे और शायद ही कोई गेट के अलावा कहीं कुछ कार्रवाई कर रहा होगा। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं। मैं दिल्ली से बाहर जब भी जाता हूँ तो इसका प्रयास करता हूँ कि जो जिस उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ उसके अलावा जो समय मेरे पास बचता है मैं उसका सदुपयोग करूँ, वहाँ की समस्याओं के समाधान का प्रयास करूँ। राणा जी, अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों की, बहुत सारी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार होता है। तो आप किस नज़र से देखते हो भाई ये योजनाएं हैं जो सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ने पब्लिक के लिए, समाज के लिए बनाई है, उनका सही से समाज को बेनिफिट या उनको सही मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा, क्या नजरिया रहता है आपको? देखिए, मैं आमतौर से टीवी नहीं देखता हूँ और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कुछ कम करता हूँ। अखबार भी मैं कई दिन में पढ़ पाता हूँ, लेकिन मेरे पास पिछले 20 वर्ष से अधिक समय के अखबार रखे हुए हैं। मैं जितने भी अखबार मेरे पास 2-3 आते हैं, उन अखबारों पे चाहे समय जब भी लगे उनको मैं पूरा पढ़ता हूँ, उन पे निशान लगाता हूँ, उनकी समस्याओं, उसमें जो समस्याएं आती हैं उनको सरकार तक भेजने का प्रयास करता हूँ और नियमित 1 से अधिक शिकायत, चाहे दिल्ली राज्य की हो, केंद्र सरकार की हो या किसी दूसरे राज्य की हो, मैं उसको नियमित 1 से अधिक समस्याओं को भेजता हूँ। इसका उदाहरण बताऊँगा कि योगी जी का जो लोकसभा क्षेत्र था, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, उस क्षेत्र में एक अस्पताल था। उस अस्पताल में 500 रुपये जमा ना कराने के कारण से एक बच्ची की मृत्यु हो गई। मैंने उस समस्या को भेजा, कोई परिणाम नहीं निकला। वो समस्या महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजी गई, वहाँ से बाल अधिकार आयोग के पास गई और वो पिछले लगभग 1.5 वर्ष में, अब से 1.5 वर्ष पहले उस समस्या का इतना बड़ा विषय बना वो, और उस अस्पताल के अधिकारियों के पे ये से पूछा गया, कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई, लेकिन 1.5 वर्ष में महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यालय से पत्र जाने के बाद, बाल अधिकार आयोग के 3 पत्र जाने के बाद, वहाँ का जो उपायुक्त था उसने उस अस्पताल के कर्मचारी से पूछा, अधिकारी से, कि ऐसा क्यों हुआ। उसके ऊपर इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई होती है, कितना मुश्किल होता है ऐसे कार्यों में कार्य करना, ऐसे विषयों पे कार्य करना। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जो अखबार में खबर आए, जो टीवी में खबर आए, सरकार एक ऐसा तंत्र बनाए जो कि हर एक विभाग में होता है, लेकिन सरकार उसका उपयोग नहीं किया जाता।
उसका वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। मेरी ये मांग है, अखबार में, टीवी में या सोशल मीडिया पे जो खबर आती है, जो सरकार के संज्ञान में आती है, जिस तरह से न्यायालय के अधिकारी स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमे कर देते हैं, इसी प्रकार से सभी अखबारों में आई और टीवी में आई खबरों की विभाग अनुसार उन पे संज्ञान लिया जाना चाहिए। उनकी समस्याएं, जो समस्या आती हैं, जो कमियां आती हैं, जो शिकायतें आती हैं, उन पर कार्रवाई सरकार को स्वयं करनी चाहिए। जो मैं कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं, उन पे करने से अधिकतर समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। अधिकारियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय अपने आप हो जाएगी और ऐसी समस्याएं जो न्यायालय तक पहुंचती हैं, जो बड़े अधिकारियों तक पहुंचती हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद पहुंचती हैं, बहुत आंदोलन करने के बाद पहुंचती हैं, वो स्वयं पहुंच जाएंगी और ये समस्या का समाधान एक आसानी से हो सकता है। राणा जी, सोशल एक्टिविटी तो आप काफ़ी समय से करते आ रहे हो, और अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, निचली कोर्ट हो, तो क्या लगता है हमारी जो कानून व्यवस्था है, क्या वो ठीक तरह से काम कर पाती है समाज के लिए और देश के लिए? देखिए, देश में अगर कानून व्यवस्था की बात करें, न्यायालय की बात करें, तो देश में 2 करोड़ से अधिक मुकदमे अभी विचाराधीन हैं और इनकी संख्या जो है ऐसी भी अभी है जिनको 20 वर्ष 25 वर्ष तक के मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनको अभी ख़त्म करने का प्रयास माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है और कह रहा है। लेकिन कहने में और करने में उच्चतम न्यायालय में बहुत फ़र्क है। उच्चतम न्यायालय में खुद ऐसे कई विषय चल रहे हैं जो 20-20 वर्षों के, लगभग 20 वर्षों से चल रहे हैं। इसमें एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी, जो अनधिकृत कॉलोनी दिल्ली में बनी थी, ये 1996 में दिल्ली के उस वक्त के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी खुद न्यायालय में पेश हुए थे। वो मुकदमा अभी तक भी चल रहा है और उसमें उस वक्त 800 कॉलोनियाँ थी, आज वो 2000 से अधिक कॉलोनियाँ हो गई हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? जब उच्चतम न्यायालय अपने आप जिम्मेदारी तय नहीं कर रहा है अपने ऊपर, तो नीचे के न्यायालय कितनी उच्चतम न्यायालय की बात मानते होंगे और आदेश का पालन करते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे बहुत से और भी उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा कि मैंने उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा किया हिंदी में। पटना के एक वकील इंद्रदेव, 17 मुकदमे हिंदी में करने का उनका एक रिकॉर्ड है। एक उन्होंने 17 मुकदमे हिंदी में किए हैं। एक मेरा मुकदमा भी उन्हीं के माध्यम से एक तरह से दाखिल हुआ, लेकिन मैंने वो हिंदी में किया और ख़ुद उसमें देश के नागरिक, पहला नागरिक हूँ मैं जो उच्चतम न्यायालय में हिंदी में मुकदमा दाखिल किया और हिंदी में बहस की। अब तक ऐसा मेरी जानकारी में और जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं और दूसरे जो वकील हैं उनकी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी ने वहाँ, किसी नागरिक ने हिंदी में बहस की हो। लेकिन ताज्जुब ये है कि उस मुकदमे पर निर्णय भी आ गया, उसकी जो आगे कार्रवाई थी वो भी पूरी हो गई। सब कुछ पूरा होने के बाद मुकदमा करने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय ने जवाब देना तक, जानकारी देना तक उचित नहीं समझा। 3 RTI लगाने के बाद मुझे वो जानकारी पता लगी जो मेरे मुकदमे में आदेश हुआ था, क्योंकि वो उच्चतम न्यायालय अपनी मानहानि समझता है। उच्चतम न्यायालय लोगों की ऊपर मानहानि का मुकदमा करता है कि आप उच्चतम न्यायालय की मानहानि कर रहे हैं, लेकिन उस विषय में उच्चतम न्यायालय ये सोच रहा था मेरी मानहानि हो रही है अगर ये विषय बता दिया जाए तो ये व्यक्तियों का भी सम्मान की बात होती है, व्यक्तियों का भी मान सम्मान होता है। तो उच्चतम न्यायालय अपने आप में बहुत बड़ा, देश की एक उच्चतम न्यायालय है, सबसे बड़ा कानून बनाता है, कानून को देखता है, तो उसके ऊपर भी कानून लागू होना चाहिए और उसके ऊपर भी ऐसी बंदिशें होनी चाहिए कि अगर कोई किसी निर्णय होता है, कोई केस का निर्णय होता है तो उसको बताया जाए। ना तो नेट के ऊपर लगाया गया, ना ही मुझे पत्राचार से उसकी जानकारी दी गई। तो कहाँ उच्चतम न्यायालय कानून का पालन कर रहा है? सबसे बड़ा कानून का रखवाला माननीय उच्चतम न्यायालय खुद कानून का पालन नहीं कर रहा है। ये यहाँ से हम जो बच्चे काम करते हैं वो यहीं से बात कर लेते हैं। अभी कैमरा है इनकी, ये फोटो दिख रही है, वीडियो दिख रहा है सीधा। अगर हम इसमें यहाँ पर हर उस सुविधा का उपयोग किया जा रहा है, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मशीन हो चेक करने की, चाहे कैमरे का इस्तेमाल हो, अलग अलग प्रकार से हम कोशिश ये करते हैं किसी तरीके से जो व्यक्ति यहाँ आए
उनको भी बचाव किया जाए और अपना भी बचाव किया जाए। अब यहाँ से हम ये अंदर से ही हम इनसे बात कर सकते हैं, ये अपने कागज़ दिखाते हैं, हम अंदर से ही समस्या का समाधान करके कागज़ निकाल के भेज देते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे अंदर बैठे हुए हैं, तो वो सारी कार्रवाई इसका उपयोग करके हम उस पर कोशिश करते हैं किसी तरीके से कोरोना से आने वाले व्यक्ति भी बचे रहें और हम भी बचे रहें और व्यक्तियों का काम भी होता रहे। क्योंकि इस समय में वो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है जो बहुत ही मजबूर है, जो बहुत ही गरीब है, ज़रूरतमंद है। यहाँ पे आप बात करेंगे किसी की तो अधिकतर व्यक्तियों के ऐसे हैं जो खाने के लाले तक पड़े हैं, खाने को जिनके पास नहीं है। जो पहले ऐसे व्यक्ति अनेकों व्यक्ति दिन में 50-50, 100 व्यक्ति ऐसे आए जिनके घर पे खाना तक नहीं था। राशन कार्ड की परेशानी थी, पेंशन की परेशानी थी, सैकड़ों महिलाओं की पेंशन बंद हो गई थी, अभी भी बंद है, वो कुछ महिलाओं की आ गई है। तो ये सब कारण होते हैं। राणा जी, अगर कोरोना काल की बात की जाए, 22 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ था, तब से अब तक कोरोना काल ही चल रहा है। जबकि बड़े बड़े हमारे नेता हों, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे निगम पार्षद हों, सारे अपने घरों में बैठे हैं। पब्लिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा जरूरत पब्लिक को जिस समय थी, उस वक्त ये लोग बाहर नहीं आए, अभी भी अपने घरों के अंदर है। देखिए, एक मृत्यु सिर्फ इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान ने जीवन 20 वर्ष 30 वर्ष पहले अपने हाथ में ले लिया था, परखनली में बच्चे पैदा होने लगे थे। लेकिन मौत को आज तक कोई इंसान अपने हाथ में नहीं ले पाया, मौत को नहीं रोक पाया। ये अपने लिए तो बहुत लोग जीते हैं, अपने लिए तो बहुत लोग कार्य करते हैं, अधिकतर लोग, सभी लोग अपने लिए कार्य करते हैं। और ये मौत से डरने वाले व्यक्ति समाज के लिए निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर सकते। अनेकों विषय हैं मेरे साथ, अनेकों भ्रष्टाचार के विषय हैं, पुलिस के विषय हैं, जो पता नहीं कितनी धमकियां आती हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारियों से धमकियां आती हैं। लेकिन मौत से डरकर आदमी समाज में काम नहीं कर सकता। और ये तो कोरोना है, कोरोना में पुलिस वाले काम कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है, उनकी सारे सरकारी जिम्मेदारी है। तो इस दौरान कुछ परेशानियाँ मुझे भी आई, गांव के व्यक्तियों के द्वारा भी यहाँ पर ऐतराज़ किया गया कि इतनी संख्या में व्यक्ति ना आए। कोरोना के दौरान अप्रैल में, मई में लोगों के पास भोजन नहीं था, लोगों के पास पैसा तो था ही नहीं, खाने के लिए दाने तक नहीं थे, आटा तक नहीं था। इस दौरान यहाँ पर 50-50, 100 लोग आते थे कि हमारा राशन कार्ड बनवा दिया जाए, राशन दिलवा दिया जाए। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो उस दौरान हुई वो ये हुई कि 11 लाख राशन कार्ड दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग में विचाराधीन थे और उन 11 लाख लोगों को भी कहा गया कि आप दोबारा से फार्म भरो। मैंने उसके लिए काफ़ी प्रयास किया और लगभग 20-25 दिन में ऐसे आदेश आए कि उन 11 लाख लोगों को फार्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको उनमें, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास वो सभी प्रकार के सबूत कागजात पहले से ही विचाराधीन थे उनका राशन कार्ड 2015 से। तो मैं बताऊं, पेंशन की बहुत ही समस्या आई, सैकड़ों नहीं, मैं ख्याल से इस लॉकडाउन के दौरान 200 से अधिक महिलाओं की और बुजुर्गों की, अपाहिजों की पेंशन रुकी गई। वैसे तो ये आंकड़ा महिला बाल विकास का भी 11-12 हज़ार लोगों का है, जो सरकारी तौर पे मुझे बताया गया है कि इतने महिलाओं की पेंशन, 12,000 महिलाओं की पेंशन रुकी हुई है। लेकिन मैंने यहाँ लगभग 200 महिलाओं के और अपाहिज और व्यक्तियों के ऊपर कार्य किया। 200 में से लगभग 150 से अधिक महिलाओं को पेंशन मिल चुकी है, लेकिन 40 के आसपास, 30 के आसपास महिलाएं अभी भी ऐसी हैं मेरी जानकारी में जिनको पेंशन पिछले 4-5-6 महीने से नहीं मिल रही है। तो यहाँ बहुत सी समस्याएं आई, बहुत से कार्य ऐसे हुए, प्रमाण पत्र बनवाना है किसी को इमरजेंसी, किसी को दिल्ली से बाहर जाना है, उनका फार्म भरना है। तो ये सामान्य लोग आजकल फ़ोन का, हम भी मांग कर रहे हैं कि सारी चीज़ फ़ोन के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्तियों के पास फ़ोन भी नहीं है। तो ये परेशानी संभव है आना, और सब कुछ लॉकडाउन हो और सरकार कहे आप कि एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोन भरो और फिर उसकी कूपन निकालो। लेकिन ये जो सरकार का प्रयास था ये काफ़ी सराहनीय रहा खाने का। इसमें कुछ परेशानियां आई, लेकिन पेंशन की जो परेशानी आ रही है वो विभाग की, समाज कल्याण विभाग
और महिला बाल विकास विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस दौरान अभी भी बहुत से महिलाओं को पेंशन नहीं दी जा रही है। तो इस दौरान बहुत सी समस्याएं आसपास के व्यक्तियों से भी आई कि आप इतने व्यक्ति नहीं कर सकते। पुलिस भी यहाँ पर आ गई कि आप इतने व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर सकते, आप 5 आदमी से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो उनका भी पालन किया और कई बार गांव से बाहर भी जाके बैठे हम, वहाँ पर भी हमने व्यक्तियों के फार्म भरे, व्यक्तियों की कूपन निकाले, राशन के ई कूपन निकाले, राशन के फार्म भरे। तो ये समस्या तो आती हैं, लेकिन मौत से इंसान को नहीं डरना चाहिए। मौत तो एक आखिरी है और वो कब आएगी इसका आज तक तो किसी को पता लगा नहीं, और जिसकी आई है उसकी कभी रुकी नहीं। मैं तो उस पर ऊपर वाले पर ये विश्वास करके चलता हूँ और इसी कारण से समाज में ये प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करने का आगे जारी, इन प्रयासों को और आगे जारी रखूँगा, जिससे कम से कम मैं ये संतुष्टि अपने आप में मिल सके मुझे कि मैंने समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया। एक बुजुर्ग थे मेरे, हमारे यहीं पे रहते थे, हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने कहा, वो एक दिन खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो या तो आप मुझे खिला रहे हो, पिछले जन्म में मैंने खिलाया होगा, अगले जन्म में आप खिलाएं, कुछ ऐसी बातें। वो कुछ ज्ञानी आदमी थे, तो मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया, तो मैंने उनको कह दिया कि इस जन्म में मैं आपको खिला रहा हूँ तो अगले जन्म में आपको खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने एकदम कहा तपक से, क्या पता मैंने पिछले जन्म में तुम्हें खिला रखा हो। तो देखिए, ये जो कर्म होते हैं ना इंसान के, ये बोलते हैं। अगले जन्म का पिछले जन्म का किसी को नहीं मालूम, अगले जन्म पिछले जन्म में क्या किया था मैंने और अगले जन्म में मैं क्या करूँगा, क्या मैं इस जन्म में कर रहा हूँ। अपने कर्म आज करने चाहिए, इंसान को जीवन में करने चाहिए, जीते जी करने चाहिए, वो आज से शुरुआत करनी चाहिए। बाकी तो क्या होने वाला है सब ऊपर वाले को पता है।